हेलो स्टूडेंट, द रिडिफाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बेटा क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी में के। तो बेटा रिलेशन को पढ़ने से पहले हम इसके बेसिक की बात करेंगे। बेसिक में हम सबसे पहले बात करते हैं सेट्स की। सेट क्या होता है आप समझना बच्चों ना। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नंबर्स एंड एलिमेंट। जो सेट होता है वो कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, नंबर्स का और एलिमेंट का। अब ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कोई मूवीज का नाम ले लीजिए, कोई रैंडम कुछ भी चीज ले सकते हो ना, एक्स वाई जेड, किसी हीरो हीरोइन के नाम ले लीजिए ना। तो उन सभी की वेल डिफाइंड कलेक्शन को है ना हम क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। अब बेटा ये वेल डिफाइंड के बारे में थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने, क्यों किया हुआ है? वेल डिफाइंड का मीनिंग समझना बेटा ना, जो एकदम 100% प्योर हो। अगर मैं आपसे देखो सेट्स के बारे में एक सबसे सिंपल फंडा बताऊंगा। जब भी आपको कोई चीज का कलेक्शन दिया हुआ, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन दिया हो, या नंबर्स का कलेक्शन दिया हो, या एलिमेंट का कलेक्शन दिया हो, तो आप कोई भी दो रैंडम पर्सन को अपने माइंड में सोच लो। रामू श्यामू सोच लो, एक्स वाई जेड जो भी सोचा, मैं रामू श्यामू सोच लिया, रामू और श्याम। अब बेटा अब मुझे दो स्टेटमेंट दिए गए। रामू से बोला गया कि आप मुझे आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की एक लिस्ट तैयार करके दीजिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने श्याम से भी बोला और राम से भी बोला। अब बेटा जो राम है ना, वो रामू है हमारा, वो थोड़ा अच्छा बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है ना, और श्यामू थोड़ा नालायक बच्चा है। तो इसके जो फ्रेंड्स हैं, अब जब लिस्ट मांगी गई ना बेटा, तो राम ने तो अच्छे पढ़ने वाले बच्चों की लिस्ट बना के दे दी। फर्स्ट नंबर पे जो भी इसका फ्रेंड होगा या खुद ही होगा, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर, ऐसे इसने मुझे लिस्ट बना के दे दी टोटल स्टूडेंट्स की। सिमिलरली श्याम ने भी मुझे एक लिस्ट बना के तैयार करके दी है। बट ये क्या है, नालायक है थोड़ा, तो उसने अपने जो अच्छे फ्रेंड है इसके, इसी की कैटेगरी, उन्हों की लिस्ट बना के दे दी 1 2 3। ठीक है, तो बेटा अब इसने इंटेलिजेंसी किस चीज से मेजर करी वो हमें पता नहीं है। आप किस चीज से मेजर करोगे वो आप भी सोचिएगा ना। आप क्या सोचते हो इंटेलिजेंसी किस में? पढ़ाई में। आप तो ये समझोगे पढ़ाई, जो जितना इंटेलिजेंट होगा उतना, मतलब पढ़ने वाला होगा उतना इंटेलिजेंट होगा। बट बेटा इंटेलिजेंसी आप मेजर ओनली उसकी स्टडी यानी उसके माइंड पे नहीं होता है मेन, क्योंकि इंटेलिजेंसी ये थोड़ी है कोई सिंगिंग में इंटेलिजेंट है, कोई डांसिंग में इंटेलिजेंट है, एक्स वाई जेड, किसी को मतलब किसी भी चीज में इंटेलिजेंसी मेजर की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में ही इंटेलिजेंट हो। तो बात करते हैं, मतलब इंटेलिजेंसी में हम 100% श्योर नहीं है कि जो इंटेलिजेंसी है वो अलग अलग आएगी, है ना। आप समझ पा रहे हो ना आपने क्या, मेरी फीलिंग क्या है? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और स्टेटमेंट। मैं दोनों से, रामू और श्यामू से, अब ये देखो लिस्ट दोनों की अलग अलग आई है ना, डिफरेंट है। ठीक है, दोनों की लिस्ट डिफरेंट। अब मैंने एक और स्टेटमेंट कहा दोनों ही स्टूडेंट से कि मुझे बच्चों 80% से अबोव 10th में जिनकी परसेंटेज है, ठीक है, 10th में जिनकी परसेंटेज है, उनका एक लिस्ट बना के दीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो जो रामू है पढ़ने वाला स्टूडेंट और श्यामू है वो भी पढ़ने वाला, ज्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट, उन दोनों ने बेटा जो लिस्ट मुझे बना के दी है अपनी क्लास की वो सेम होगी। ये लिस्ट भी सेम होगी और हमारे श्यामू द्वारा बनाई गई वो लिस्ट भी सेम होगी। ठीक है, ये सेम लिस्ट। तो बेटा अगर देखो सिंपल सी बात, सेट्स वही उन्हीं ऑब्जेक्ट्स, नंबर और एलिमेंट का कलेक्शन होगा जिसमें कोई भी दो रैंडम पर्सन को आप अपने माइंड में सोचते हो, और वो दोनों जो नंबर्स या ऑब्जेक्ट या एलिमेंट आपसे कलेक्शन दिया गया है उसकी जो लिस्ट बनेगी वो दोनों सेम। अगर वो सेम है तो हम उस ऑब्जेक्ट्स, नंबर और एलिमेंट को सेट्स की कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी कोई कलेक्शन दिया गया है ऑब्जेक्ट, नंबर और एलिमेंट का, तो आप कोई भी दो रैंडम पर्सन अपने माइंड में
अज्यूम करोगे और उनसे कहोगे कि भैया हमें दोनों की लिस्ट बना के दीजिए, अगर वो दोनों लिस्ट इक्वल है यानी सेम है तो हम बोलेंगे ये कलेक्शन जो भी आपने दिया है ये सेट्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब सेट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल मैंने देखो सिंपल सा एग्जांपल लिया है हमने, तो क्या क्या समझा दिए, स्टूडेंट वगैरह ले लिया ना, ऑब्जेक्ट्स ले लिए, यहाँ पे नंबर ले रहे हैं, मैं सिंपल सा एग्जांपल लिया है। ठीक है, सेट ए दे रखा है। सबसे पहली बात, सेट को हमेशा यहाँ पे कैपिटल अल्फाबेट में यूज करते हैं, कैपिटल लेटर में। नेक्स्ट, इसमें जो सेट्स के जितने भी ये नंबर लिखे हुए हैं ना, इन्हें एलिमेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 डेडेस लग रहा है, ये सब एलिमेंट कहलाते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट है ना, सेट ए के एलिमेंट। और हमेशा सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, बनाते हैं, जैसे कि आप ये बात याद रखिएगा ना। तो यहाँ पे जो सेट है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट है, 1 से लेकर इनफिनिट तक है। अब कोई भी नेचुरल नंबर तो इनफिनिट तक चलते हैं बेटा, तो सेट्स क्या बोलता है, आप 1 2 3 या 4 नंबर लिखिए और बाद में 3 डॉट लगा दीजिए। ठीक है, 1 2 3 डॉट का मीनिंग एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप क्या चाह रहे हो, ये इनफिनिट तक जा रहा है ना। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे बढ़ा भी सकते हो, जैसे 3 के बाद 4 लेना हो 4 ले लीजिए, 5 जितना भी, मगर 3 डॉट शो कर देंगे कि ये इनफिनिट तक है। तो हम सेट लिखना सीख गए हैं। ठीक है, सेट समझ गए हैं कि सेट में किस टाइप की कैटेगरी के ऑब्जेक्ट, नंबर और एलिमेंट को हम सेट्स में इंक्लूड करेंगे, जिनका दो रैंडम पर्सन से लिस्ट सेम आएगा। ठीक है, और फिर सेट को हम क्या देंगे, अल्फाबेट कैपिटल लेटर में लिखते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है ना, और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे A इज ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। 2 टाइप के मेथड्स हैं। फर्स्ट है बेटा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। अभी सर ये क्या बोल रहे हो रोस्टर? बेटा ये कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सिंपल सी बात है बच्चों, अभी याद तो रखना पड़ेगा ना। तो जो हमने यहाँ पे सेट लिए थे ना 1 2 3 नेचुरल नंबर के, उसी चीज को हमने यहाँ पे कुछ अलग डिफरेंट नंबर ले लिए इस बार 1 4 9 12। सोचो, इन्हें गौर से देखिए, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ 1 लिखा है, फिर 4, फिर 9, फिर 12। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे और कईयों को पता भी लग गया होगा सर ये तो स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे जो नंबर लिए ना इस बार वो स्क्वायर्स लिए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जो ये इस टाइप से लिखना रोस्टर फॉर्म कहलाता है, यानी टेबुलर फॉर्म कहलाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं बेटा सेकंड टाइप इसका रिप्रेजेंट करने का, सेट बिल्डर मेथड। अभी सेट बिल्डर मेथड क्या है सर? सेट बिल्डर मेथड में जो ये सेट लिखा हुआ है ना बेटा, इसी को हम एक सेट के रूप में बिल्ड करके रिप्रेजेंट करेंगे। समझना क्या बोल रहा हूं। मैंने सेट ए लिखा कैपिटल लेटर में, इक्वल टू, फिर हमने क्या लगाया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब यहाँ पे ये नंबर था 1 4 9 12, ऐसे ऐसे डेडेस लगा दिया था हमने ना। अब इसको हम जनरली लिखना चाहेंगे तो मैंने एक रैंडम नंबर लिया, अल्फाबेट स्मॉल ए, जो भी यहाँ पे एलिमेंट लिखे जाएंगे ना वो स्मॉल में लिखे जाएंगे ना। a इक्वल टू एन स्क्वायर। अब यहाँ पे एन स्क्वायर देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ये वाली ली है, इसे हम डेफिनेशन बोलते हैं ना, जो भी सेट की डेफिनेशन है वो चीज है। तो a इक्वल टू एन स्क्वायर है। एन स्क्वायर का मतलब जहां वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो आप जब 1 रखोगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करना चाहोगे टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में, तो ये ऑटोमेटिक यही वाला सेट खुलेगा। देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर में 1 स्टार्ट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 12, ऐसे आप चलते जाओगे। 4 का स्क्वायर 12 16 आएगा ना बच्चों। प्रिंटिंग मिस्टेक। तो a इक्वल टू एन स्क्वायर हो गया। क्लियर हुआ ये चीज 100%। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड बेसिक। बच्चों नेक्स्ट बेसिक हम बात करेंगे बेसिक नंबर 3, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल ब्रैकेट a, b एंड b, इज नोन एज ऑर्डर पेयर फॉर्म। किसी भी एलिमेंट को, 2 एलिमेंट है ना,
ये सेट ए से बिलोंग करेगा, ये सेट बी से बिलोंग करेगा। अभी हम समझाएंगे इसे क्लियरली आपको, है ना। तो उसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखने का ये या रिप्रेजेंट करने का तरीका ऑर्डर पेयर कहलाता है। समझना ऑर्डर पेयर। अब बेटा यहाँ पे a, b और b, है डिफरेंट डिफरेंट है। एग्जांपल के रूप में आपको मैं समझाना चाहूंगा। आपने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा होगा ना, अपनी एक्स एक्सिस और ये y एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे कोई रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ 1, 2 एंड 2, 1 आर टू ऑर्डर पेयर है, डिफरेंट डिफरेंट हो गया ना। देखना कैसे 1, 2 है। अब 1, 2 यहाँ पे होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा, इनका पॉइंट ये आएगा 1, 2। सिमिलरली बेटा 2, 1, 2 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, इनका पॉइंट आएगा ये 2, 1। तो आप देख सकते हो, सिंपली हम समझ सकते हैं कि ऑर्डर पेयर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दिखा रहे हैं, आप देख सकते हो ना। 1, 2 की पोजीशन अलग है और 2, 1 की पोजीशन अलग है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि ये दोनों ऑर्डर पेयर डिफरेंट डिफरेंट है। और थोड़ा और क्लियर करेंगे ऑर्डर पेयर को। अभी बस ये याद रखना, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है, ठीक है। a, b के रूप में और स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया जाता है, ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिसजॉइंट। इफ टू सेट a and b have no common element then a and b are called disjoint। समझना बच्चों, एग्जांपल में समझाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल कोई सेट a मैंने लेट सपोज किया 1, 2, ठीक है, दो एलिमेंट लिए उसमें, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, देख लीजिए आप। सिमिलरली बी कोई सेट लिया, अब ऐसे अल्फाबेट आपको इसे भी मान सकते हो, कैपिटल अल्फाबेट से लेते हैं ना सेट को, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा और 3, 4 लिया। अब आप बेटा डेफिनेशन देखो, इफ टू सेट a and b have no common element a and b are called disjoint। तो आप इन दोनों सेट को कौन सी कैटेगरी में लोगे? डिसजॉइंट सेट में। रीजन, क्योंकि सर इसके जो एलिमेंट है उसमें 1 है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट 2 है, और यहाँ पे जो बी सेट है उसमें एलिमेंट 3 है और 4 है। तो सर अगर मैं इसे वेन डायग्राम के थ्रू, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो एक बार वापस देख लीजिए वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम में हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ऐसे पहले एक बॉक्स बना देते हैं रेक्टेंगल शेप का, इसे यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं। इसमें पूरा XYZ सारे नंबर आ जाते हैं। किसी भी सेट को हम ड्रॉ करते हैं तो उसे सर्कल के रूप में ड्रॉ करते हैं ना। एक सर्कल बनाया, इसमें एलिमेंट कितना है 1 और 2, तो मैंने 1 और 2 लिख दिया, ठीक है। सेट बी अगर हम इसे बनाना चाहेंगे, ये सेट ए, इसी में हम सेट बी बनाना चाहेंगे तो बेटा यहाँ देख सकते हो आप 3, 4 है, दोनों नंबर एकदम डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे 3, 4 लिख देंगे, ये सेट बी है। अब बेटा इनमें कोई दोनों में रिलेशन नहीं हुआ, कॉमन एलिमेंट आया ही नहीं, तो ये डिसजॉइंट का एक एग्जांपल है। सिमिलरली अगर कोई भी एलिमेंट मैच कर जाता है, जैसे 1, 2 लिखा मैंने सेट है, और सेट बी हमने लिखा 2, 3, तो इसका डायग्राम जो बनेगा ना बेटा वो कैसा बनेगा? 2 एलिमेंट देखो कॉमन हो गया, तो कॉमन वाला पार्ट में हम लिख देते हैं 2 को, बाकी 1 इधर और 3 इधर, ठीक है। तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा, ये डिसजॉइंट सेट कहलाएगा, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दिया मैंने। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे बेसिक नंबर 5 की, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा ना। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A and B इज नॉन वॉइड या नॉन इम्पिटी, यानी कि कोई भी सेट आप जब आप अज्यूम करोगे ना वो नॉन इम्पिटी होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, है ना। फाई, उसे हम फाई से भी डिनोट करते हैं, जिस सेट में कुछ है ही, कुछ भी नंबर नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है, एकदम खाली है, तो खाली अच्छा नहीं लगता, इसलिए फाई लगा दिया जाता है। फाई का मीनिंग ये होता है कि वो इम्पिटी। सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर A, B where A belong to set A and B belong to set B। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाले वर्ड आपको आगे भी यूज करने हैं, तो ध्यान से सुनना। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी सेट ले लीजिए, पहले सेट है, मैंने अज्यूम किया 1, 2, 3, इसमें 3 एलिमेंट ले लिया, आपकी मर्जी हो तो 5 भी ले सकते। एक सेट बी लिया मैंने, अज्यूम किया 4, 5। सर ये सेम क्यों नहीं लिया?
सिंपल सी बात है, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि कुछ भी ले सकते हैं। सी हमने सेट लिया, लो यहाँ पे सेट लिया 2 3 4। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट की। तो कार्टेशियन दो सेट का प्रोडक्ट बोला है ना, तो आपसे पूछा गया ए क्रॉस बी बताइए। तो ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाएगा, देखो पहले हम सेट ए को लेंगे और सेट बी को लेंगे। तो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट लिया मैंने 1, और हमेशा प्रोडक्ट को कार्टेशियन ऑर्डर पेयर में लिखते हैं ना, ए कोमा बी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए का क्या है बेटा, सेट ए का एलिमेंट है, और बी क्या है, सेट बी का एलिमेंट है। तो सेट ए का एलिमेंट 1 कोमा बी का एलिमेंट 4, ठीक है। सेकंड, अब 1 को देखो आप पकड़ लीजिए इसे, अब बी के सारे एलिमेंट ले लो, इसके साथ एक एक करके। तो 1 के साथ फिर 5 आएगा, ओनली बी के साथ ही लेना, सी के मत ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ ए क्रॉस बी लिखा हुआ। अब 1 का काम कंप्लीट हो गया बेटा, अब 2 ले लीजिए। तो 2,4 और 2,5। सिमिलरली 3 ले लीजिए, 3,4 एंड 3,5, ठीक है। अब बेटा सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं बी क्रॉस ए क्या होगा, तो क्या करोगे आप, इस बार बी को आप लोगे 4,1 4,2 4,3, फिर 5,1 5,2 5,3, सभी को ऑर्डर पेयर में लिख दोगे। अब ये ऑर्डर पेयर है, देखो मैंने बोला था ना हम आप बात करेंगे आगे, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, ऐसे लिखना किसी भी सेट को। ये अब यहाँ पे ये पूरा एक एलिमेंट बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट बन जाएगा इससे ए क्रॉस बी के लिए। अब ये ए क्रॉस बी को कोई रैंडम जेड सेट नाम दे दिया, तो जेड सेट के लिए फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 1,4, ठीक है ना। तो सर ये क्यों नहीं हुआ फर्स्ट, वो आपकी मर्जी है, आप आगे पीछे लिख सकते हो, मगर बता रहा हूं तो ना। अब सिमिलरली बी क्रॉस ए के लिए भी आप इसी तरह करोगे। एक चीज नोटिस करिएगा ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। हम बात करें ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होते, यानी कम्यूटेटिविटी लॉ को फॉलो नहीं करते। आप देख सकते हो, सिंपल सी बात है। सिमिलरली आपकी ये होमवर्क है, बी क्रॉस ए निकालिएगा और बी क्रॉस सी भी निकालिएगा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है ए क्रॉस सी निकालिएगा, ठीक है। ये मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिए हैं, आप करिएगा इन्हें। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा इसी के साथ हम यहाँ पे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ 2 की जगह 3 सेट्स आ जाएंगे। अब 3 सेट में क्या होगा बेटा, अब यही एग्जांपल ले लेते हैं। 3 सेट में जो ऑर्डर पेयर बनेगा ना, यहाँ पे एक और सेट आ जाएगा एंड सी, तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो ऑर्डर पेयर नहीं कहलाएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट, क्योंकि 3 आ रहा है उसमें एलिमेंट। तो ए कोमा बी कोमा सी हो जाएगा। अब बेटा क्या होगा देखते हैं। अब ये तो आप होमवर्क में कर ही लोगे। हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना चाहिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अभी ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाते हैं, समझना बेटा। सेम अभी जो पहले किया उसी की तरह। पहले हम सेट ए का 1 को पकड़ लेंगे उस एलिमेंट, अब 1 के साथ बाकी के सेट बी का एलिमेंट लेंगे, पहले 4 और उधर लेंगे 2। नेक्स्ट बेटा 4 के बाद 5 ले लेंगे, तो 1 5 और 2, उधर वो वाला भी पकड़ा हुआ है, सी का एलिमेंट 2 भी हमने फिक्स कर रखा है। अब चेंज करते हैं, 1 का काम कंप्लीट हो गया, 2 ले लेते हैं, तो 2 4, ये भी फिक्स है 2। अगला 2 5 2। नेक्स्ट अब 2 का काम कंप्लीट हो गया बेटा। अब लेते हैं अपन 3 4 2। नेक्स्ट 3 5 2। अगर आपको
देखो एलिमेंट ऐसे ही आप धीरे धीरे करके सारे एलिमेंट भी लिख सकते हो। फिर लोगे आप 3, फिर ये 2 लिया ना, फिर वो सभी के साथ यहाँ पे एलिमेंट चेंज भी होगा। 2 की जगह कितना आएगा, 3 भी आएगा, फिर 4 भी आएगा। ऐसे आप सारे एलिमेंट लिख सकते हो इसके, सारे ऑर्डर ट्रिपलेट है ना। तो अब नंबर ऑफ जो हमने ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऑर्डर ट्रिपलेट लिखा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम पूछना चाहें आपसे तो उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम। इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट में भी हम ये फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है। जैसे यहाँ ए क्रॉस बी में हमने एक बार आपको फॉर्मूला यहाँ पे समझा देते हैं, इसे रफ कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप देख के ही बता सकते हो इसमें कितने एलिमेंट आने वाले हैं। पहले 2 सेट के बारे में बात करते हैं। अगर कोई सेट ए हमने अज्यूम किया, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स हैं कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए के रूप में हम लिखते हैं किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, वो ले लिए मैंने एम कैपिटल। सिमिलरली कोई एग्जाम एक और सेट लिया हमने, सेट बी, उसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट हमने ले लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इक्वल टू एन। तो जब आपसे पूछा जाएगा ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो एम क्रॉस एन, जितने सेट ए में एलिमेंट थे उसके नंबर्स इनटू सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट, कैपिटल एम और एम। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा ना बेटा, वही अपने आंसर होगा। आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे एलिमेंट कितने थे, 3, यहाँ पे एलिमेंट कितने थे बेटा, 2, तो 3 into 2 कितना आ गया, 6। अब आप चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो आप मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट होंगे वो बताने वाले हो। तो यहाँ पे 3, 2 और 3, तो कितना आ जाएगा, 3 into 2 into 3, तो टोटल 18। अब 18 आप यहाँ पे मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, आप घर पे बैठ के आराम से बनाइएगा ना। तो समझ चुके हो बच्चों क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट एंड 3 सेट। 3 सेट वाले को हम ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं और 2 सेट वाले को हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। अब बेटा एक चीज और, जो कुछ नोट है, 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ ओनली कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट एंड एज वेल एज सेकंड एलिमेंट। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं कोई सेट के, तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ऑर्डर पेयर को स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे 1,2 ले लिया, या a भी रैंडम जनरल लेते हैं। अगर ये सेट है, ये कोई सेट a का एलिमेंट है, ये कोई सेट b का एलिमेंट है, और कोई दूसरा ये हमें ऑर्डर पेयर दे रखा है m और n, स्मॉल m लेते हैं क्योंकि हम इसमें एलिमेंट स्मॉल में लेते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये कंफर्म है कि a इक्वल टू m होगा और b इक्वल टू n होगा, तभी आप इन दोनों ऑर्डर पेयरों को इक्वल बोल सकते हो, अन्यथा नहीं। ठीक है। एक और चीज, कंप्लीट कार्टेशियन प्लेन इज डिनोटेड बाय r क्रॉस r। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपका, उसे आप r क्रॉस r के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कार्टेशियन, अभी मैंने बताया था आपको, कार्टेशियन प्लेन अपना ये होता है x, y। तो जो ऑर्डर पेयर आए थे हमारे 1,2 लिया था हमने, जिसकी पोजीशन यहाँ आई थी, और 2,1 की पोजीशन यहाँ आई थी। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, जो कि r into r लिया गया है। और r ही क्यों लिया सर, क्योंकि r हम रियल नंबर को डिनोट करते हैं, रियल नंबर को किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, r से, और ये रियल एक्सिस ही होती है, तो r क्रॉस r से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम r स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 बार आ रहा है ना, इसलिए r स्क्वायर बोल दिया। सिंपल सी बात है। तो बच्चों आप ट्रिपलेट के बारे में बोल सकते हो। ट्रिपलेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, r क्रॉस r क्रॉस r, इसे r क्यूब भी बोलेंगे। ठीक है। और ये 3D में होगा, जिसमें x एक्सिस भी आएगी, y भी आएगी, और z भी आएगी। ठीक है। तो 3D में चला जाएगा। ओके। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा एक बेसिक नंबर 6 रिलेशन, जो कि हमारा चैप्टर है। ठीक है।
रिलेशन एंड फंक्शन। अब जगह स्टार्ट हुआ बेटा हमारा रिलेशन, और रिलेशन में ये टर्म्स यूज हुई है एलिमेंट वगैरह सेट से, इसलिए मैंने आपको बेसिक में वो पूरा अभी तक का पढ़ाया हुआ समझाया। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, हमने करके देखा, जरूरी है ब्रीफिंग करना। हमने सबसे पहले सेट्स देखा, और सेट्स क्या होते हैं? कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, नंबर्स का और एलिमेंट का। तो सेट का पता कैसे लगाएंगे? हम कोई भी दो रैंडम पर्सन चुनेंगे और उनसे लिस्ट मांगेंगे है ना, और वो सेम आ जाती है, वो लिस्ट अगर सेम आ जाती है तो हम उसे सेट की कैटेगरी में ले लेंगे। अब दो टाइप से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट होता है टेबुलर फॉर्म और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में रैंडम किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और उसमें जो भी हमारे एलिमेंट ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट ऑब्जेक्ट जो भी था वो सब लिख देते हैं ना, जैसे कोई नंबर ले लिए 1 2 3 सेट बिल्डर में इन्हीं नंबर को हम डेफिनेशन यानी बिल्ड करके लिखते हैं ना, बिल्डअप करके लिखते हैं। सेट ए इक्वल टू, अब ये 1 2 3 ये क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो कोई भी स्मॉल a इक्वल टू n लिख दिया मैंने, है ना। और वेयर हम यहाँ सच दैट वेयर जो n है वो क्या है? बिलोंग टू नेचुरल। ठीक है, स्मॉल n ले लीजिएगा क्योंकि कैपिटल नहीं लिखना चाहिए ना, क्योंकि कैपिटल तो खुद नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा ये चीज देखा था हमने दोनों, टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट हम देखा था डिसजॉइंट। ठीक है, डिसजॉइंट क्या था? कोई भी सेट में अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो डिसजॉइंट कहलाता है। थर्ड हमने देखा था, के बाद फोर्थ हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कोई भी सेट ए और बी का हम प्रोडक्ट करा देते हैं तो वो ऑर्डर पेयर में लिखे जाते हैं, a, b के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे a सेट ए से बिलोंग करता है फर्स्ट वाला एंट्री, और बी सेट बी से बिलोंग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, a, b के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये काम आने वाला है हमारे रिलेशन। तो a क्रॉस b यानी पार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट a, b, जिसे हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ठीक है, ये हमने अभी तक समझा था। अब आते हैं हमारा रिलेशन। रिलेशन को समझने से पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, और वैसे डेफिनेशन इंपॉर्टेंस नहीं होती है, समझने के लिए एक बात देख लेते हैं ना। स्टेबलाइजिंग द रिलेशन बिटवीन एलिमेंट ऑफ टू सेट अकॉर्डिंग टू सेम रूल। समझना है सेम। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इफ a and b are two non-zero sets, there every non-zero sets, there every non-zero, ये दो बार लिखे हैं sets of a cross b define a relation from a to b। अब ये a to b का मीनिंग समझना बेटा, जो कोई सेट a है और कोई सेट b है, इसे a to b हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे एरो लगा के, a to b, ये भी एक इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब बेटा अकॉर्डिंग टू सेम रूल रिलेशन वगैरह वगैरह लिखा हुआ है इसमें, जो भी दे रखा है। और द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी आर नॉन जीरो, हमने ये बात तो पहले ही कर ली थी कि नॉन जीरो होगा तभी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, है ना। तो और ये ए क्रॉस बी का सबसेट कहलाता है जो भी हमारा रिलेशन होता है। बेटा ये पूरी चीज को हम क्लियर करते हैं। पहले तो रिलेशन को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कोई भी सेट दे रखा है, फॉर एग्जांपल, अब देखो एग्जांपल हम छोटा सा लेंगे और आपके लिए अच्छा भी एग्जांपल बनाएंगे। सेट ए ले लिए, सेट ए में कोई दो एलिमेंट ले लिए 1 कॉमन। ठीक है, सेट बी लिया, इसमें भी कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं 3 कॉमन। अब बेटा अगर मैं इन दोनों का ए क्रॉस बी करता हूं तो हमें पता है कितने एलिमेंट आने वाले हैं, जल्दी से बताइएगा। इसमें 2 एलिमेंट है m into n यानी 4, तो 4 एलिमेंट ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट बनाया, पहले एक को पकड़ा और उन दोनों को ले लो, 3 फिर 1 4। अगला 2 की बारी, 2 3 2 4।
और फिर क्लोज ब्रैकेट। तो ये 4 एलिमेंट आ गया ना हमारे क्लोज बी में। अब मैंने यहाँ पे ये जो डेफिनेशन लिखी है उसे समझ लो। देखो, स्टेबलाइजिंग द रिलेशन बिटवीन एलिमेंट ऑफ टू सेट अकॉर्डिंग टू सेम रूल। जो हमारा रिलेशन है वो एक सर्टेन रूल पर चलेगा। आप रिलेशन की डेफिनेशन देखो कैसे दे रखी है। मान सेट, अब स्मॉल, हमने आपसे अभी यहाँ पे रिलेशन की यहाँ पे ब्रीफिंग की थी जब मैंने बताया था ऑर्डर पेयर में स्मॉल ए सेट ए से बिलोंग करेगा और स्मॉल बी सेट बी से बिलोंग करेगा एलिमेंट, है ना। तो रिलेशन में हम ए कोमा बी लेंगे, ठीक है, वो तो रहता ही है ऑर्डर पेयर में। अब यहाँ पे सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन लिखी जाएगी जो कि फिक्स सर्टेन रूल पे रिप्रेजेंट करेगी। तो मैं कोई भी रैंडम ले लेता हूँ, a प्लस बी, कोई डेफिनेशन बना रहा हूँ अपनी मर्जी से, a प्लस बी लेस देन 5, ठीक, एक कोई भी डेफिनेशन लेनी मैंने। अब सच दैट वेयर जो a है वो सेट a से बिलोंग कर रहा है, ये लिखना पड़ेगा आपको ना, इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, और कॉमा b बिलोंग टू सेट। तो बेटा इससे हम ओपन करते हैं एक बार, है ना, किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म, या फिर एक और फॉर्म नाम था ना उसका रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे रिलेशन a टू b दे रखा है आपको, रिलेशन दे रखा है सेट a से सेट b, ये भी एक लिखने का तरीका है। रिलेशन दे रखा है सेट a से b में, जहां रिलेशन की डेफिनेशन है कि जो एलिमेंट ऑफ सेट a है और एलिमेंट ऑफ सेट b है, उन दोनों का सम लेस देन 5 होगा। जहां सेट a से बिलोंग करेगा, सेट b से बिलोंग करेगा, ये आपको खुद देखा होगा ना, समझ भी चुके हो आप। अब इसको आपसे टेबुलर फॉर्म में मांग रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे इस रिलेशन को। अब ऑर्डर पेयर आएंगे, है ना, a को मान, क्योंकि हमें याद है कि ऑर्डर पेयर में ओपन होता है। तो a प्लस बी लेस देन 5 होना चाहिए। तो 1 प्लस 3 कितना आएगा, मैं 1 और 3 को ले सकता हूँ, क्योंकि 1 और 3 हमेशा 5, इन दोनों का सम कितना आएगा, 1 प्लस 3 4, जो कि लेस देन 5 है, तो इसे ले सकते हैं। अगला 1 और 4 ये 5 के इक्वल हो गया, तो इसे नहीं लेंगे, है ना। नेक्स्ट 2,3 ये भी 5 हो जाएगा, और 2,4 ये 6 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली एक ही रिलेशन में एलिमेंट आया, तो यही अपना आंसर, ठीक है। तो इजीली आप समझ चुके हो इस बात को। अब ये वाली डेफिनेशन क्या बोलूंगी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B आर टू नॉन सेट्स देयर एवरी नॉन जीरो सेट सबसेट। अब ये वर्ड देखना बेटा, सबसेट, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सबसेट समझना क्या होता है, सबसेट का पहले तो साइन ये होता है, ठीक है, सबसेट। तो बेटा सबसेट क्या होता है इसको समझना। जो A क्रॉस B यानी हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट A और B का, इनके जितने भी एलिमेंट है उसी में से हमारा रिलेशन का के एलिमेंट आए हैं, इसी से लिए गए हैं। तो जो रिलेशन होगा वो हमेशा सबसेट होता है A क्रॉस B का, और ये चीज आप यहाँ पे भी लिखोगे, है ना, हमेशा रिलेशन A टू B में होगा, और हमेशा ये चीजें यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा कि R जो है वो सबसेट होगा हमेशा A क्रॉस B। ये बात लिखी हुई है, सेट देयर एवरी नॉन जीरो सेट सबसेट ऑफ A क्रॉस B डिफाइंड है रिलेशन A टू B में। अगर A टू B में रिलेशन डिफाइंड है तो वो ऑलवेज A क्रॉस B सबसेट होगा R का, मतलब R से ही लिया, R हमेशा सबसेट होगा A क्रॉस B का। एक बार और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ इस बात को कि जो A क्रॉस B के जितने भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है, ये भी A क्रॉस B एक सेट ही तो बनाएगा। अब ये जितने भी एलिमेंट आए, ठीक है, x y z, तो इसी के अंदर से जो रिलेशन आएगा वो या तो इसका सबसेट होगा, ये सबसेट का साइन है, ठीक है, और या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है। ऐसा भी तो रिलेशन दे सकता है वो जो कि पूरे एलिमेंट ही जाए A क्रॉस B के, इससे ज्यादा कभी नहीं आ सकते इसके एलिमेंट, रिलेशन के एलिमेंट A क्रॉस B से कभी भी ज्यादा नहीं आ पाएंगे।
क्योंकि जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है ए क्रॉस बी की वो तो हम यहाँ पे लिख ही देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब रिलेशन इससे कम ही आएगा या फिर इसके इक्वल आ सकते हैं सारे एलिमेंट, बट इससे ज्यादा नहीं है ना? तो इसी के अंदर से तो उठा के लाएंगे। तो ये मान लो ए की सेट लाया, ए की ऑर्डर में लाया इस रिलेशन में, तो ये क्या कहलाएगा हमारा सबसेट। इस चीज को हम सबसेट बोलते हैं ना। फिर ए क्रॉस बी से आपने कोई भी एलिमेंट उठाया तो वो सबसेट कहलाता है, यानी कि आर क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है। और एक चीज और देख लेना, अगर मैं ओनली ये लगा देता आर इज ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये अगर यहाँ इक्वल का साइन नहीं होता तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है, प्रॉपर सबसेट। और इक्वल आ जाता है तो नॉर्मल सबसेट है ना।